अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना से। ये योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है विकलांग, वरिष्ठ या अस्पताल में भर्ती ऐसे मरीज जो पुस्तकालय में ना जा सकें, उन्हें पुस्तकें उपलब्ध करवाना। ये काम स्वयं सेवकों के द्वारा किया जाएगा, अर्थात वॉलंटियर्स रहेंगे जो जाके ये पुस्तक ऐसे लोगों तक पहुंचाएंगे जो पुस्तकालय आने में असमर्थ है। तो आपको यहाँ पर केवल ये याद रखना है कि फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो तमिलनाडु सरकार हो जाएगा। और इसके बारे में जाने रखिए कि ये योजना है क्या, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। अब बात तमिलनाडु की हुई है, तो ये है तमिलनाडु। इसके बारे में कुछ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर तमिलनाडु राज्य की बात करें तो तमिलनाडु राज्य एक ट्रायंगल के आकार का राज्य है। ये देखिए, बिल्कुल आप ट्रायंगल के जैसा इसे बना सकते हैं। ये ट्रायंगल के आकार का राज्य है और भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। 10वें को आप टी से याद रखिए। तमिलनाडु जो शुरू होती है, स्पेलिंग इसी टी से शुरू होती है। इस टी से याद रखिए 10th, ए से समझ जाइए एरिया, यानी एरिया में ये 10th नंबर का सबसे बड़ा राज्य है भारत का। ये दो फैक्ट आप याद रखिए। अब इसके साथ साथ तमिलनाडु के बारे में छोटे छोटे फैक्ट ये ध्यान रखिए कि इसके 3 तरफ से पहाड़ हैं। इन पहाड़ियों को कहा जाता है पूर्वी घाट और इन पहाड़ियों को कहा जाता है पश्चिमी घाट। साउथ इंडिया में माउंटेन को या पर्वतों को घाट के रूप में भी जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो है ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट। घाट का मतलब पहाड़, ये पहाड़ हैं। इन पहाड़ियों के कुछ लोकल नाम भी यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर ये जो पहाड़ी है ये इसे कहते हैं नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं यहीं पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलते हैं। ये पश्चिमी घाट पूरे उत्तर में आगे तक फैला हुआ है, गुजरात तक। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ पर आके मिल रहे हैं। इस मिलन बिंदु को कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यहाँ ये खास बात ध्यान रखिएगा कि इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों में तमिलनाडु का सबसे ऊंचा स्थान, जिसे कहते हैं डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा चोटी जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, वो यहाँ पर अवस्थित है नीलगिरी की पहाड़ियों में। ये ध्यान रखिएगा। कहिए तो मैं इसे और थोड़ा सा बड़ा कर दूं, एनलार्ज कर दूं। ये देखिए डोडा बेट्टा है यहाँ पे, ये रहा एकदम। डोडा बेट्टा सबसे ऊंची चोटी है तमिलनाडु की, ये फैक्ट आप जान गए। यहीं पर नीलगिरी में ही हिल स्टेशन की रानी जिसे कहा जाता है, वो हिल स्टेशन भी अवस्थित है। उसका नाम है ऊटी। ऊटी ये साउथ इंडिया का बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों में अवस्थित है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे पूरा आ जाए। अब ठीक है, अभी भी नहीं, थोड़ा सा अब सही है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ये तो नीलगिरी की पहाड़ी हो गई। यहाँ पे इन पहाड़ियों को अनामलाई की पहाड़ियाँ कहते हैं, अनामलाई की पहाड़ियाँ। और यहाँ पे ये पालनी की पहाड़ियाँ हैं, पालनी हिल्स। और इसके बाद कार्डमम हिल्स, यहाँ साउथ में ये कार्डमम हिल्स आ गई। तो ये जो अनामलाई हिल है और नीलगिरी हिल है, इसके बीच में ये रास्ता है, केरला में जाने के लिए रास्ता है। इस रास्ते को कहा जाता है पाल घाट, पाल घाट। ये आप जाने रखिएगा। क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है कि पाल घाट किन किन माउंटेन्स के बीच में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा नीलगिरी और अनामलाई के बीच में पाल घाट अवस्थित है। और ये पाल घाट तमिलनाडु और केरला को जोड़ता है। ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे तमिलनाडु के बारे में पहाड़ियों से संबंधित। और यहाँ पर एक नदी केवल याद कर लीजिए आज के लिए, तमिलनाडु की एक नदी। देखिए ये त्रिभुज है, तमिलनाडु का त्रिभुज है। तो जो इसका कोना है लगभग आप मान लीजिए, याद करने के लिए ऐसे मिला दीजिए, तो यही इसकी कावेरी नदी हो गई। बीचों बीच 2 भागों में बांट देती है कावेरी नदी तमिलनाडु को। ये मूलतः ऐसे नहीं है, यहाँ से है ये, लेकिन याद करने के लिए हमने आपको ऐसे सीधा बता दिया। इस तरह से देखिए, कावेरी नदी आ रही है और आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये जैसे ही, अब आपको पता है यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ी इलाके हैं सब। और जब इन पहाड़ी इलाकों से कोई नदी जब उतरेगी तो किसी न किसी जलप्रपात का निर्माण तो करेगी ही, क्योंकि ये सब नीचे के इलाके हैं, नीचे इलाके हैं। तो जब कोई नदी उतर रही है तो किसी जलप्रपात का निर्माण तो करेगी ही। तो इसीलिए एक जलप्रपात का नाम आप लोग याद रख लीजिए। ये जलप्रपात का नाम है होगे नक्कल जलप्रपात। ये जलप्रपात याद रख लीजिए आप,
होगे नक्कल जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। एकदम जो कर्नाटक और तमिलनाडु का बॉर्डर है वहीं पर ही कावेरी नदी पर होगे नक्कल जलप्रपात अवस्थित है। ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे हमारे तमिलनाडु से संबंधित, आपको ज़रूर याद रखना है। और इस करंट अफेयर्स को याद रखिएगा कि फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना की शुरुआत किसने की है, तो तमिलनाडु की सरकार ने की है। अब आगे आते हैं, सोनाक्षी सिन्हा से बात करते हैं। ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि पेटा ने इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर 2022 नामित किया है। पेटा क्या है? पेटा एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है जो कि जानवरों के भलाई के लिए काम करता है। ये अमेरिका की एक पशु अधिकार गैर लाभकारी संगठन है और इसका जो गठन किया गया था 1980 में किया गया था। तो आप सोनाक्षी जी को याद रखिएगा, किसकी ये बनी है? पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुनी गई हैं, पशुओं के प्रति प्रेम दिखाने के लिए, पशुओं की सेवा करने के लिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं क्रोकोनी की। ये एक मिश्र धातु है, CrCONY मिश्र धातु है। ये चर्चा में ये क्यों है अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ये अभी तक जितने भी मिश्र धातु हैं उनमें सबसे कठोर मिश्र धातु है ये CrCONY। और इसमें क्रोमियम, कोबाल्ट और निकेल से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर जो इसका नाम है, इस नाम में Cr से हो गया क्रोमियम, CO से हो गया कोबाल्ट और N से हो गया निकल। तो इनसे मिलके बना हुआ है ये धातु और ये अब तक का सबसे कठोर मिश्र धातु है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इस मिश्र धातु को HEA कैटेगरी के तहत रखा जाता है, हाई एंट्रोपी एलॉयज़ के कैटेगरी के तहत रखा जाता है। ये ऐसे एलॉय होते हैं जिनमें सभी तत्व, जितने भी तत्वों से वो मिलके बने होते हैं, उनकी मात्रा समान होती है। ऐसे तत्वों को, ऐसे एलॉयज़ को हाई एंट्रोपी एलॉयज़ कहते हैं। यानी क्रोमियम, कोबाल्ट और निकल सभी समान मात्रा में मिलकर इस धातु का निर्माण करते हैं। और ये चर्चा में इसलिए आया ये धातु क्योंकि अभी ही हाल ही में अमेरिका के शोधकर्ताओं ने ये बताया कि ये जो मिश्र धातु है, इसे आप जितना ठंडा करते जाएंगे ये इतना ही और सख्त होता जाएगा और कठोर होता जाएगा। यानी जैसे जैसे ठंड आप बढ़ाएंगे ये वैसे वैसे और कठोर होता जाएगा। यही इस पे शोध किया इन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने और यही फिर चर्चा का विषय बन गया। तो आप यहाँ से आप ये याद रखिएगा, CrCONI मिश्र धातु। आगे अगर बात करें तो करीम बेंजमा की बात कर लेते हैं। करीम बेंजमा हैं कौन? करीम बेंजमा फ्रांस के फुटबॉलर हैं। ये चर्चा में क्यों आए? क्योंकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे बस ऐसे पूछा जाएगा कि करीम बेंजमा का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपको उत्तर देना होगा क्रिकेट से, फुटबॉल से, टेबल टेनिस से। नीचे ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको बताना होगा। इनसे बस यही क्वेश्चन बन सकता है और कुछ नहीं। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन फेंक देता है। अभी फीफा विश्व कप हुआ है तो इससे रिलेटेड आपको जितने भी माइन्यूट क्वेश्चन मिले, छोटे छोटे क्वेश्चन भी अगर मिले तो उन पर बस एक सरसरी निगाह जरूर दौड़ाए रखिए। UP PCS, बिहार PCS, इन सब में पूछा जा सकता है। UPSC में तो कभी नहीं पूछेगा ऐसे क्वेश्चन, लेकिन स्टेट PCS में पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ बात हुई फ्रांस की, तो अब फ्रांस से संबंधित कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं क्योंकि ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी लोगों को पता है कि स्पेन जो है यूरोप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है। तो इस इम्पोर्टेंट देश के बारे में कुछ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सबसे पहले बात, यहाँ की पहाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं। माउंटेन्स कौन कौन हैं? तो देखिए यहाँ पे पायरेनीज पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। पायरेनीज फ्रांस को, और यहाँ पे स्पेन है, ये आपका स्पेन है। फ्रांस और स्पेन को अलग करता है या उसके बॉर्डर पे अवस्थित है पायरेनीज पर्वत श्रृंखला। आपको ये एक फैक्ट याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है आल्प्स पर्वत की चोटियाँ यहाँ पर अवस्थित हैं, जूरा के पहाड़ यहाँ, और उसके बाद यहाँ पर एक और पर्वत श्रृंखला है, ये यहाँ पे ओसजस पर्वत श्रृंखला। तो ये 4 पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में आपको जानना है कि ये फ्रांस में अवस्थित हैं। इसके बाद यहाँ से एक नदी का नाम आप जान लीजिए, 2 नदी का नाम याद रखिए। एक नदी तो आपकी हो गई रोन नदी, ये है आपकी रोन नदी, ये फ्रांस में अवस्थित है और भूमध्य सागर में अपने जल को प्रवाहित करती है, ये नदी याद रखिए। उसके साथ एक सीन नदी को याद रखिए, इस तरह से, ये है सीन नदी। इसी सीन नदी के किनारे पेरिस अवस्थित है। पेरिस जो है इसी सीन नदी के किनारे अवस्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप इसे याद रख सकते हैं कि पेरिस का सीन बहुत अच्छा है। सीन से तात्पर्य हो जाएगा सीन नदी। ये मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर सीन नदी है, ये सीन नदी है और यहाँ पे ये पेरिस अवस्थित है, ये पेरिस है। अगर आप देख पा रहे हो, ये देखिए,
ये पेरिस है। तो सीन, पेरिस का सीन बहुत अच्छा है, सीन से हो जाएगा सीन नदी, पेरिस से हो जाएगा पेरिस। तो पेरिस सीन नदी के किनारे अवस्थित है, ये चीज़ आप याद रखिए। तो ये दो नदियाँ याद रखिए और कुछ माउंटेन्स याद रखिए फ्रांस के बारे में। आज के लिए इतना ही। अब आगे बात करें तो विश्व मलेरिया रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में WHO ने एक रिपोर्ट जारी किया है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि विश्व मलेरिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है। ये तो हो गई करंट अफेयर से संबंधित बात। अब बात कर लेते हैं कि मलेरिया जो होता है किससे होता है। ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो मच्छर के काटने से होता है और इसमें जो परजीवी होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही गौर से देखिएगा कि जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है इसके कारण मलेरिया होता है और इस परजीवी को कौन एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वो ये मच्छर ले जाता है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो होती है मादा मच्छर, ये ले जाती है इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट को, जिसके कारण मलेरिया होता है। इसके बाद ये जान लीजिए कि विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल हो जाएगा। बस इस से संबंधित ये हो गई। अब बात करते हैं एशियाई विशालकाय कछुए से संबंधित, ये भी करंट अफेयर्स में है। तो ये जो एशियाई कछुआ है ये एशिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कछुआ है। कछुए की जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें ये कछुआ सबसे बड़ा होता है। ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि नागालैंड में एक नेशनल पार्क है, इटांकी नेशनल पार्क। इस इटांकी नेशनल पार्क में 10 कछुओं के बच्चों को छोड़ा गया है, लाके इन्हें यहाँ पर छोड़ा गया है। इन्हें पहले मानव निर्मित वातावरण में संरक्षण के द्वारा इन्हें सुरक्षित बड़ा किया गया और जब ये बड़े हो गए, बड़े होने के बाद इन्हें इटांकी नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया। बस करंट अफेयर्स केवल इतना ही है, आपको इतना ही याद रखना है। अब लेकिन इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक चीज़ ये जानिए कि ये CR कैटेगरी में आते हैं, IUCN की CR कैटेगरी में आते हैं, यानी इन पर विलुप्त होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। ये कछुए गिने चुने रह गए हैं और अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो ये धरती से विलुप्त हो जाएंगे। यही करंट अफेयर्स है, इनके बारे में आपको याद रखना है। बात नागालैंड की हुई है, इटांकी नेशनल पार्क की हुई है, तो आप ध्यान रखिएगा नागालैंड में केवल यही एक ही नेशनल पार्क है। इटांकी नेशनल पार्क केवल एक नेशनल पार्क है नागालैंड में, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में आज हम लोग। तो सबसे पहले देखिए गारो खासी जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ हैं। ये तीनों पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में अवस्थित हैं। यहाँ पर ये मेघालय राज्य है आपका, यहाँ पर ये तीनों पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, गारो खासी जयंतिया। और इन्हीं पहाड़ियों के नाम से यहाँ पे जनजाति भी हैं, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद मिजोरम राज्य है ये, मिजोरम राज्य में मिजो हिल्स हैं, मिजो की पहाड़ियाँ हैं। इन्हें लुसाई की पहाड़ियाँ भी कहा जाता था पहले, लेकिन अब मिजो की पहाड़ियाँ कहा जाता है। उसके बाद नागालैंड आ जाता है ऊपर, तो यहाँ नागालैंड की पहाड़ियाँ हैं। और उसके ऊपर पटकई बम है, पटकई बम का मतलब ये भी पहाड़ ही हैं। और फिर ऊपर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है ये। तो ये कुछ पहाड़ थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के। यहाँ से संबंधित आप 3 नागा जनजातियों को भी याद रखिए। नागालैंड की बात हुई तो नागालैंड से संबंधित कुछ जनजातियों के भी नाम याद रखिए आप। सबसे पहले लेकिन ये जानिए नागा जाति कोई एक जनजाति नहीं है, ये बहुत सारे जनजातियों का समूह है। लगभग 67 जनजातियाँ हैं जो नागा जाति समूह के अंतर्गत आती हैं। उनमें से आप केवल 3 याद रखिए। एक अंगामी जो नागालैंड की है, कोन्याक ये भी नागालैंड में पाए जाते हैं, और रेंगमा ये भी नागालैंड में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ ये असम में भी पाए जाते हैं। ये सारे के सारे नागा जनजाति हैं, ये याद रखिएगा। नागा के ये सब कैटेगरी हैं, अंगामी, कोन्याक और रेंगमा। कहाँ कहाँ? नागालैंड में अंगामी, कोन्याक भी नागालैंड में, रेंगमा भी नागालैंड में, इसके साथ साथ ये असम में भी पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं, ओरन भूमि के बारे में बात करते हैं। ओरन भूमि है क्या, ये सबसे पहले समझते हैं। तो ये जैसलमेर जो कि राजस्थान का एक ज़िला है, वहाँ पर स्थानीय समुदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा संरक्षित ये पवित्र वन है। और ये पवित्र वन मुख्यतः चारागाह भूमि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो जाते हैं, अपने भेड़ बकरियों को चराते हैं, लेकिन कोई भी पेड़ पौधा काटना पूर्णतः वर्जित है इनके द्वारा। ये स्थानीय लोग कोई पेड़ पौधा इन ओरन भूमियों में नहीं काटते हैं। और ये जो ओरन भूमियाँ हैं लगभग 250 प्रजातियाँ यहाँ पे रहती हैं पक्षियों की। उनमें से एक का नाम आपको याद रखना है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इन्हीं ओरन में निवास करती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, इसके बारे में अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे नीचे। और अब लेकिन ये ओरन जो है ये चर्चे में क्यों है, ये आपको जानना है। तो देखिए ओरन भूमियों को राजस्व रिकॉर्ड में बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत होने से क्या हुआ है कि सरकार इन बंजर भूमियों को सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको दे रही है, जिससे ये ओरन का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी कम हो रहा है। इसे देखते ही जैसलमेर के स्थानीय लोगों ने अभी हाल ही में एक मार्च निकाला था और उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि ओरन को बंजर भूमि के बजाय ओरन भूमि के रूप में दर्जा दिया जाए और इन्हें जो बिजली कंपनियां हैं उनको देने से रोका जाए, क्योंकि इससे जो स्थानीय लोग हैं उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं। उसके साथ ही साथ जो यहाँ पर जैव विविधता है, जो पक्षियाँ रह रही हैं, चिड़िया रह रही हैं, उनका भी नाश हो रहा है, उनका भी विनाश हो रहा है। ये पूरा मुद्दा है जिसकी वजह से ये ओरन भूमि जो है ये चर्चा में आया। अब देखिए, इन्हीं ओरन भूमि में रहता है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पक्षी है और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये सबसे अधिक वजनी पक्षी है, एक ऐसा पक्षी जो उड़ सके। उड़ने वाले पक्षियों में ये सबसे अधिक वजनी पक्षी है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए। राजस्थान का ये राज्य पक्षी है और इसके साथ ही साथ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी अगर आपसे पूछे किस राज्य में अवस्थित है तो ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। इसके साथ ये बहुत ही विलुप्त होने के कगार पर है। ऐसा कहा जा रहा है केवल 150 चिड़ियाँ हैं। 2018 में सर्वेक्षण किया गया था और उस सर्वेक्षण में ये नतीजे निकले कि भारत में या विश्व में केवल 150 चिड़िया बची हैं। इसीलिए IUCN की रेड लिस्ट में इसे CR कैटेगरी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इंडियन बस्टर्ड के बारे में आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और बताते चलें कि जब भारत के राष्ट्रीय पक्षी को चुना जा रहा था कि किस चिड़िया को भारत का राष्ट्रीय पक्षी चुना जाए, तो उस केस में बात आके 2 चिड़ियों पे टिक गई। एक उसमें से ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और आपका दूसरा मोर। इन दोनों चिड़ियों पे आके आम सहमति बनी कि भारत को इन्हीं 2 में से किसी को चुनना है और आखिरकार बाजी मार लिया मोर ने और बस्टर्ड जो था वो दूसरे पायदान पे रह गया। तो इस समय भारत का जो राजकीय पक्षी है वो तो मोर है, लेकिन उसे कंपटीशन दिया था इसी ने, बस्टर्ड ने इसे कंपटीशन दिया था। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक से संबंधित 2 छोटे छोटे खबर देख लेते हैं। कर्नाटक ने खाना बदोश समुदाय के लिए एक विकास बोर्ड की स्थापना का निर्णय लिया है, ये एक फैक्ट हो गया। और एक फैक्ट और कि यहाँ पे एक ओपन एयर संग्रहालय की शुरुआत की जाएगी। कर्नाटक से संबंधित ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे। उसके बाद बात कर लेते हैं वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 से संबंधित। इसका आयोजन मुंबई में किया गया था और ये इस बार का 9वां संस्करण था और इसे जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने। ये ध्यान रखिएगा, जयपुर पिंक पैंथर ने इस प्रतियोगिता को जीता है। जयपुर पिंक पैंथर्स, ये ध्यान रखिएगा, जयपुर पिंक पैंथर्स ने इसे जीता है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे आज से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।